इंड्यूस्ड डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल, ये कैटेगरी है। अच्छा, इसी को बोलते हैं फ्रिट्ज लंदन के नाम से लंदन फोर्स। इसी का ही दूसरा नाम है डिस्पर्जन फोर्स, ठीक है ना, यही है आपका डिस्पर्जन फोर्स। पांचों कैटेगरीज में सबसे वीकेस्ट इंटरेक्शन जो होता है वो इसी का होता है, ठीक है ना। सबसे वीकेस्ट इंटरेक्शन अगर किसी का है तो वो इसी का ही है, इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल, ठीक है। अब होता क्या है ये ध्यान से समझना, इसी को कहते हैं डिस्पर्जन, डिस्पर्जन फोर्स। तो देखना एक बार ध्यान से, सबसे वीकेस्ट इंटरेक्शन इसका होता है। क्यों इसे इंस्टेंटेनियस बोलते हैं? जैसे एक एग्जांपल है, ये है आपका हीलियम एटम। भाई ये ना तो जो ज्यादा जो शोर है वो अपना थोड़ा सा रोक के रखना। ये जो इंटरेक्शन है वो इंस्टेंटेनियस का हीलियम, हीलियम एक एटम है और दूसरा एटम भी जो है वो भी हीलियम एटम है, ठीक है। इतना खास टॉपिक चल रहा है यार, और तुम बीच में अगर डिस्टरबेंस करोगे तो वो रिमूव करने के अलावा और कोई ऑप्शन बचता नहीं है, फिर बाद में आराम से बैठ के बात करेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान से सुनो यार, बहुत मैं कह रहा हूँ पहले चार में से किसी एक में लापरवाही हो तो देखा जाए, लेकिन ये फिफ्थ में लापरवाही नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। ये सबसे इम्पोर्टेंट केस पढ़ने वाले हैं अभी हम। इसका नाम है इंस्टेंटेनियस डाइपोल और इंड्यूस डाइपोल। सबसे इम्पोर्टेंट केस अभी हम पढ़ने वाले हैं। क्यों बोलते हैं इनके बीच के इंटरेक्शन को ऐसा? सर वीडियो में डालोगे आप? क्या? जस्ट ए मिनट भाई। ओके, देखना एक बार ध्यान से इसको। जो रूम है ये भाई क्लोज करना पड़ेगा, नहीं तो ये ठीक है। जितने अभी एंटर हो चुके हैं ओके, जितने एंटर नहीं हुए हैं वो अब इसकी रिकॉर्डिंग क्लास देख लेंगे। रूम हो गया क्लोज। हीलियम और हीलियम ये एटम है, इन दोनों के बीच का जो इंटरेक्शन है उसे देखना एक बार ध्यान से। ये हीलियम और हीलियम एटम में ये इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये बीच में क्या होता है न्यूक्लियस, ठीक है। तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है और ये भी इलेक्ट्रॉन है, तो ये बीच में क्या होता है न्यूक्लियस। अब इसको इसके बीच में कैसे इंटरेक्शन हो सकता है इस एग्जांपल के थ्रू देखना, इंस्टेंटेनियस डाइपोल और इंड्यूस डाइपोल। अब देखना एक बार, अगर मैं इन दोनों को क्लोज ले जाऊं, पास ले जाऊं, तो इनमें अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों होता है, ऐसा हमने वीवीटी में पढ़ा था, ठीक है ना। ये अलग अलग, इसमें कोई डाइपोल पहले से है ही नहीं जो आपस में अट्रैक्शन हो। तो तरीका क्या है? तरीका कुछ ये है। यस अपूर्व, आप बताइए। सर व्हाट इज इंस्टेंटेनियस डाइपोल सर? इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है बिल्कुल अभी इसी क्षण, इंस्टेंटेनियस क्षण। अभी क्षण का मतलब होता है एट दिस राइट मोमेंट। थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन के बाद ये बहुत आसान लगेगा, मुझको ये थोड़ा सा एक्सप्लेन आप टाइम दो, उसको पता लगेगा ये क्यों इस तरह से है। हीलियम एक नियोन गैस होती है, जो हीलियम नोबल गैस होती है, तो इसीलिए ये आमतौर पर डिस्पर्जन या फिर ये कैटेगरी है हमारी लंदन फोर्स, डिस्पर्जन फोर्स, वो कौन कौन शो करते हैं जिनके अंदर कोई पोल नहीं होते, जैसे हीलियम नियोन। कहीं भी अगर आपको ये दिख जाए और एक दूसरे के साथ हो तो नो डाउट आप बोल सकते हो दिस इज डिस्पर्जन फोर्स, ठीक है। इसके अलावा कॉलेज स्टूडेंट गेट सम प्रॉब्लम, ये कहीं भी अगर आपको दिख जाए 14 ग्रुप तो आप कह सकते हो
डिस्पर्जन फोर्स। इसके अलावा H2, O2, N2, ठीक है ना, ये कोई भी बाई मोलिकुलर अगर आपको दिख जाए तो आप कह सकते हो दिस इज डिस्पर्जन। तो ये सभी कैटेगरी जो है, एक तो 18 ग्रुप की, एक 14 ग्रुप की, और एक ये जो बाई मोलिकुलर होते हैं जैसे H2O2, N2, कहीं भी अगर आपको दिखते हैं तो आप कहोगे इसके अंदर कौन सा फोर्स है, डिस्पर्जन फोर्स, ठीक है ना, ये डिस्पर्जन फोर्स है। यस सानिध्य बताइए। सर वो अर्नव डिस्कनेक्ट हो गया, तो उसे एक बार एंटर कर सकते हो? ओके, बिल्कुल हो गया अर्नव। और बस यही था सर, थैंक यू। ठीक है, तो अभी आपको जो बताया गया है वो ये है कि हमारे पास ये जो कैटेगरीज हैं वो सभी की सभी कैटेगरी लंदन फोर्स को रिप्रेजेंट करती है, या फिर आप कह सकते हो ये आपकी डिस्पर्जन फोर्स को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, अब होता क्या है डिस्पर्जन फोर्स, इसका दूसरा नाम मैंने बताया इंस्टेंटेनियस डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल। अब देखना एक बार ध्यान से, मैंने हीलियम का एग्जांपल दिया था, और हीलियम जैसा कि आपको भी पता है, हीलियम जो मॉलिक्यूल है ये आपका डिस्पर्जन फोर्स रिप्रेजेंट करता है। कैसे करता है वो अब ध्यान से सुनना एक बार। मान लो ये न्यूक्लियस है और ये एटम है, थोड़ी देर पहले भी मैंने ये डायग्राम बनाया था, मैं इसके 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ बना देता हूँ, ये मान लो 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये मूव कर रहे हैं। अच्छा, सिमिलरली ये हीलियम है, इसके 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहे हैं। वो किसी भी क्षण, क्षण क्या होता है, मोमेंट, किसी भी मोमेंट एट ए पर्टिकुलर मोमेंट वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होंगे जो अट्रैक्शन हो। अगर मान लो यहाँ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, यहाँ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, क्या इन दोनों के अंदर अट्रैक्शन हो सकता है? रेज योर हैंड। दिमाग लगाना, जो मैं चीज बता रहा हूँ ना थोड़ी देर में क्लिक कर जाएगी आपके माइंड में और वही आंसर आ जाएगा। इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ है, इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ है, और क्या इनमें अट्रैक्शन हो सकता है? नितेश बताइए। नो सर। इनके बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं होगा, क्योंकि न्यूक्लियस इसके न्यूक्लियस को रिपेल करेगा। अच्छा, अब थोड़ी देर के लिए और रखो इसे, यहाँ इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से मूव कर रहे हैं, यहाँ भी मूव कर रहे हैं। एक ऐसा टाइम आएगा, एट ए पर्टिकुलर टाइम, एट ए पर्टिकुलर मोमेंट, ऐसा होगा कि इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ हैं दूर अवे, बट इसके 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे एट ए पर्टिकुलर टाइम, एट ए पर्टिकुलर मोमेंट। अब इसके इलेक्ट्रॉन और इसके न्यूक्लियस के बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन, देयर इज अट्रैक्शन बिटवीन देम। और ये जो अट्रैक्शन होगा, इसी अट्रैक्शन को हम कहते हैं कि इस पर्टिकुलर मोमेंट में कि इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस यानी पर्टिकुलर मोमेंट डाइपोल बन गया। जैसे ही ये ऐसी सिचुएशन सामने आई, बस वहीं रुक जाओ, तो थोड़ी देर में तुम्हें क्या दिखाई देगा कि इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो इस तरीके से यहाँ चले गए हैं। ये इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ ही है, और यहाँ जो है न्यूक्लियस इस तरफ आ गया है, यानी इसे हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस डाइपोल। और ये इलेक्ट्रॉन जो कि मैं रेड कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, यहाँ रेड कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है, तो इन की वजह से इस पे भी, इसकी भी शक्ल कैसी हो जाएगी, इसके भी इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे, और जो न्यूक्लियस है वो इसका यहाँ आ जाएगा, यानी इसके 2 इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ दिखाई देंगे और इसका न्यूक्लियस यहाँ। यानी इंस्टेंटेनियस डाइपोल, एक ऐसा समय आया कि इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ थे, तो उसने भी इसके पास क्या एक जनरेट कर दिया डाइपोल, जिसे हम बोलने लगे इंड्यूस्ड डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल। और ये कब हुआ? जब देखो इलेक्ट्रॉन तो घूमेंगे ही चारों तरफ, लेकिन एक ऐसा टाइम भी आएगा कि जब इसके इलेक्ट्रॉन दूर होंगे और इसके इलेक्ट्रॉन इसके पास होंगे। देखो ये इलेक्ट्रॉन दूर हो गए, यहाँ आ गए, अब ये अट्रैक्शन होगा, देयर इज अट्रैक्शन। और वो कब आया? इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस का क्या मतलब होता है? एट अ पर्टिकुलर मोमेंट, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या होगा? अट्रैक्शन। क्या अब कभी भी अट्रैक्शन हो सकता है? इस केस में इलेक्ट्रॉन यहाँ आ रहे हैं, इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ आ रहे हैं,
ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पॉजिटिव होता है, सभी को पता है पॉजिटिव। क्या अब अट्रैक्शन होगा? कभी होगा ही नहीं। लेकिन वेट करो, एक टाइम ऐसा भी आएगा कि इसके इलेक्ट्रॉन दूर भी जाएंगे, और जैसे दूर चले जाएंगे और इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ होंगे तो इसका ये न्यूक्लियस इसको अट्रैक्ट कर लेगा या नहीं। इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ है, और एक ऐसा टाइम भी आएगा कि इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते यहाँ आएंगे और ये न्यूक्लियस यहाँ होगा, तो ये न्यूक्लियस तीसरी कैटेगरी में कैसा हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा। ये न्यूक्लियस ऐसा है और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, ये डायग्राम ऐसा हो गया, यहाँ न्यूक्लियस सरक के यहाँ आ गया, इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। तो ये क्या बन गया? क्या पहले ये डाइपोल था? नहीं, लेकिन अब पोल बन गया, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव। यहाँ भी डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, एंड देयर इज ए अट्रैक्शन बिटवीन देम, एंड इट इज द वीकेस्ट अट्रैक्शन बिटवीन देम। ये सबसे वीकेस्ट अट्रैक्शन होता है बिटवीन देम, ठीक है ना। तो यहाँ अट्रैक्शन होगा? नो। यहाँ अट्रैक्शन होगा? यस। उसकी वजह से क्या बनेंगे? इसके डाइपोल। इसी को क्या बोलने लगे थे? इंस्टेंटेनियस डाइपोल एंड इंड्यूस डाइपोल। दूसरा नाम डिस्पर्जन, तीसरा नाम लंदन फोर्स, जो एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, फिट्ज लंदन। ठीक है। यस मिस्टर निखिल, अब बताओ क्या प्रॉब्लम है? ये तो हो गया आपका पूरा खत्म। भैया एक बार से फिर से वो कर दो रिपीट, क्योंकि बीच में थोड़ा सा कनेक्शन लॉस हो गया तो पार्ट छूट गया था। रिपीट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इस इतने ही पोर्शन को पढ़ लेना, क्योंकि देखो अभी 10 मिनट लगे हैं रिपीट करने में, और अब मैं जो रिपीट करूंगा वो 30 सेकंड में रिपीट करूंगा। वो एक्सप्लेन्ड है, ये ब्रीफ है, तो इतने हिस्से को आप वीडियो को दोबारा देख लेना। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताइए, बस इतना बता सकता हूँ मैं, ठीक है। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे। हमने सारी कैटेगरी पढ़ ली, और एक एक करके मैं सारी कैटेगरी को रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहली कैटेगरी थी कौन सी? आयन डाइपोल, जिसमें एक आयन होता है, दूसरा डाइपोल होता है। एक डाइपोल डाइपोल, जिसे कीजम इफेक्ट भी बोलते हैं। एक आयन इंड्यूस डाइपोल, ठीक है ना। ये बड़ा सिंपल था, आयन इंड्यूस डाइपोल। देखो इंड्यूस कहीं भी अगर होगा, जैसे H2 है, H2 है, ये H2 है, तो H2 को आप किस कैटेगरी में रखोगे? अगर मैं आपसे बोलता हूँ नेम द टाइप ऑफ बॉन्डिंग बिटवीन देम, इन दोनों में कौन सी बॉन्डिंग होगी बिटवीन देम? रेज योर हैंड। H2H2, नेम द टाइप ऑफ बॉन्डिंग। यस नितेश बताइए। भैया इंस्टेंटेनियस डाइपोल ही होगा। अपूर्वा बताइए। जैसे इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस डाइपोल एंड इंड्यूस डाइपोल, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं? लंदन फोर्स। तो ये लंदन फोर्स है, या फिर डिस्पर्जन फोर्स, ये डिस्पर्जन फोर्स भी बोलते हैं। वो इतना लंबा नाम लेना चाह रहे हो, ले लो, इंस्टेंटेनियस डाइपोल एंड इंड्यूस डाइपोल बोल सकते हो, ठीक है ना। तो दिस इज इंस्टेंटेनियस डाइपोल एंड इंड्यूस डाइपोल। और ये किस किस में होती है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन करी है पूरी अच्छी तरह से। इन सभी में होती है, या तो नोबल गैस आ जाए, या 14 ग्रुप आ जाए, कॉलेज स्टूडेंट गेट सम प्रॉब्लम, या फिर आपका बाई मॉलिक्यूल आ जाए, H2, O2, N2, दिस टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। all of these contain London force, all of these contain London, या फिर कौन सा? डिस्पर्जन फोर्स। याद रखियो इसको स्पेशल, कहीं गलती होनी ही नहीं। अच्छा, अब मैं आपके सामने बम्बार्डमेंट करता हूँ क्वेश्चंस की, कि इन क्वेश्चंस का अगर आप आंसर दे पाए तो आपने इंटरमोलिकुलर फोर्स कंप्लीट कर लिया, और हम पहले लॉज की तरफ चलेंगे। पहला लॉ है बॉयल्स लॉ, ठीक है। नंबर 1, पहला केस, नेम द टाइप ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स प्रेजेंट बिटवीन देम। तो पहला केस आपको बताना है। नंबर 1, हीलियम एटम। रेज योर हैंड। कौन सा? पांचों में से एक नाम बोलना है आपको। हीलियम एटम। यस शीतल। सर एक डिस्पर्जन और लंदन फोर्स। वेरी गुड। इसको हम, इसका जो आंसर है वो है लंदन फोर्स या फिर डिस्पर्जन फोर्स, ठीक है। दूसरा, हीलियम एंड HCl।
शीतल, यस बताइए। सर डिस्पोल इंड्यूस्ड डिस्पोल डाइपोल, डाइपोल कोई नहीं। देखो HCl वेरी पॉपुलर, इसका तो नाम देखते के साथ समझ में आ जाएगा आपको, दिस इज डाइपोल। अच्छा, इसके अंदर कौन सा होता है आपका, हीलियम एटम के अंदर, इसके अंदर होता है डिस्पर्जन, ठीक है ना। हम ये नहीं बोल सकते ना डाइपोल डिस्पर्जन, नहीं। डाइपोल, अब इस डाइपोल की वजह से इसमें भी इंड्यूस होगा, तो डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल। असल में क्या है कि ये एक दिन में ही खत्म होने चाहिए, एक ही दिन में खत्म हो जाने चाहिए सारे के सारे। हुआ ये 4 एक दिन में खत्म हुए हैं, और जो बचा हुआ एक है वो अगले दिन खत्म हुआ, और बीच में 2 दिन की छुट्टियां भी आ गई, सो देयर इज ए प्रॉब्लम। और अगर मैं आपको इससे भी अच्छी तरीके से मैं बता दूं, वैसे तो सभी को समझ में आ ही गया है, ठीक है ना। तो मैं आपको एक छोटी सी चीज बता देता हूँ, वैसे तो सभी को समझ में आ ही गया है ये, जस्ट इट्स रिपीटेड, सोच समझ के बताना भाई। HCl के बीच में इंटरेक्शन, रेज योर हैंड। निखिल बताओ। भैया डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। पहली कैटेगरी थी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। अच्छा, अब बताना एक बार, हीलियम हीलियम एटम के बीच में, अपूर्वा। So London dipole. डिस्पर्जन बोल दो, लंदन फोड़ दो, बात एक है, डिस्पर्जन हो गया। तीसरी कैटेगरी, अगर इन दोनों को मिक्स कर दिया जाए, इसका ये मिक्स कर दिया जाए, जैसे ये डाइपोल और ये हीलियम, अब कौन सी कैटेगरी, रेज योर हैंड। अपूर्वा। So dipole induced dipole. इसी को बोलते हैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। हालांकि बची हुई 2 कैटेगरी जो हैं वो देखते के साथ आप समझ जाओगे, बट ये तीनों में अगर कई बच्चे क्या करते हैं, सेटअप बना लेते हैं दिमाग में, क्या HCl डाइपोल डाइपोल, हीलियम एटम नोबल गैस है, डिस्पर्जन। लेकिन अगर ये दोनों एक साथ आ जाएं, डाइपोल और डिस्पर्जन एक साथ आ जाए, एक डाइपोल एक डिस्पर्जन दोनों एक साथ आ जाएं, जो कि यहाँ आ गए, तो इसको बोलते हैं डाइपोल डिस्पर्जन, इसको बोलते हैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। क्योंकि जब ये पास आएगा तो इसका नेगेटिव हिस्सा इसका पॉजिटिव हिस्सा, इसका नेगेटिव हिस्सा इसके पॉजिटिव को अपनी तरफ खींच लेगा और इसके इलेक्ट्रॉन को साइड में फेंक देगा। तो इसमें क्या पैदा हो जाएगा, इसमें एक डाइपोल पैदा हो जाएगा जो पहले नहीं था। ये इस तरीके से, ये तो पहले डाइपोल है, इसमें पैदा हो गया, तो इसकी सर्कल नहीं रहेगी, ओल शेप की बन जाएगी, अंडे की तरह, ठीक है ना। यहाँ पॉजिटिव ये, तो डाइपोल डाइपोल डिस्पर्जन डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, ये 3 अगर समझ में आ गई, सारी कर दोगे फिर तो। बची हुई 2 बहुत आसान है, वो तो यार बहुत आसान है, ठीक है ना। अगला एक और, इस प्रैक्टिस के बाद तो सारी क्लियर हो जाएगी। ओके, नंबर 3, Cl2 and CCl4, बताओ भाई। यस शीतल। Cl2, देखो Cl2 में कौन सा है, बाइमोलिकुलर आ गया, डिस्पर्जन। CCl4 अगर तुम्हें लगता हो कि ये भी पोलर होता है, पहली बात तो कॉलेज स्टूडेंट गेट सम, जहां भी ये आ गया ना, कॉलेज स्टूडेंट गेट सम प्रॉब्लम, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। तो ये 14 ग्रुप हो गया, ये आ गया, ये बाइमोलिकुलर ये आ गया, तो ये तो कैटेगरी सीधी सीधी कहाँ गई आपकी, डिस्पर्जन फोर्स, डिस्पर्जन फोर्स, ठीक है। नंबर 4, H2O मॉलिक्यूल, रेज योर हैंड। H2O मॉलिक्यूल, नितेश बताओ। भैया डाइपोल डाइपोल। वेरी गुड, डाइपोल डाइपोल है, लेकिन ये एक और भी है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, करेक्ट आंसर है हाइड्रोजन
बॉन्डिंग। अगर आपको चूज करना पड़े ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग और डायपोल डायपोल में से एक को, हाइड्रोजन बॉन्डिंग लिखियो, 3 में होती है, HF, H2O, NH3, ठीक है ना। एक को चूज करना पड़े ना तो किसको लिखोगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग लिखना। ओके, नेक्स्ट इज नंबर 5 नंबर 5 इज SiH4, raise your hand, molecule, निखिल या डिस्पर्जन बताइए, फोर्स, डिस्पर्जन फोर्स या लंडन फोर्स। कैसे पता लगा डिस्पर्जन है ये? सिलिकॉन है, कार्बन के ग्रुप का भी बताया था आपने। क्योंकि जो भी कार्बन के ग्रुप का आ गया ना एक बार, तो वो डिस्पर्जन फोर्स होगा। डिस्पर्जन फोर्स किस में होता है, जो नॉन पोलर होते हैं, ठीक है ना। तुम सोचते हो सर ये तो पोलर है, नहीं, ये नॉन पोलर है। क्यों ये नॉन पोलर क्यों है? क्योंकि ये देख लो, इसी वजह से नॉन पोलर है। इसका मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ है कैंसिल आउट 0, यहाँ है कैंसिल आउट 0, तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या आ गया, 0। मैग्नेटिक मोमेंट बोल रहा हूँ, डायपोल मोमेंट नेट क्या आ गया, 0। 0 का मतलब ये होता है ये नॉन पोलर है। और हर नॉन पोलर में कुछ डिस्पर्जन फोर्स, जो फोर्स होता है उसका नाम होता है डिस्पर्जन फोर्स, सबसे वीकेस्ट होता है ये। इसी को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस डायपोल एंड इंड्यूस डायपोल। ओके, जस्ट ए मिनट, एक और क्वेश्चन हो जाने दो। HF मॉलिक्यूल, रेज योर हैंड। HF मॉलिक्यूल, नितेश बताइए। हाइड्रोजन बॉन्डिंग भैया। वेरी गुड, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है ना। अच्छा, नंबर 7 NaCl एंड H2O, इसमें बताओ NaCl H2O। अपूर्वा बताइए। आयन इंड्यूस डाइपोल। वेरी गुड, आयन, आयन, और ये ऑलरेडी एक डाइपोल है, तो ये हमारी जो कैटेगरी करवाई थी उनमें एक बार चेक करना। एक तो था डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, तो चलो हो गया, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल तो आसान था। आयन, आयन डाइपोल पहला ही था ये, इंड्यूस नहीं, आयन डाइपोल, क्योंकि आप इसको क्या बोलोगे, हाँ ये आयन डाइपोल है, ठीक है ना, आयन डाइपोल, क्योंकि H2 में तो ऑलरेडी डाइपोल है, इंड्यूस छोड़ना होगा। मैं बताता हूँ इंड्यूस का एग्जांपल, नंबर 8 NaCl एंड H2, इसमें बताना क्या होगा। ये तो आयन है तो लिख दो NaCl, तो जहां आ जाए आयन लिख दो। क्या यहाँ HH में कोई आपको डाइपोल दिख रहा है? नहीं, लेकिन जैसे आयन को पास लाओगे, जैसे Cl नेगेटिव को पास लाओगे, तो H में शेड पेयर इलेक्ट्रॉन कहाँ सरक जाएंगे, इससे इसके पास हो जाएंगे नहीं, दूर भागेंगे, यहाँ सरक जाएंगे, तो इसकी वजह से ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, सो देयर इज इंटरेक्शन बिटवीन देम। और ये पहले क्या डाइपोल था? ये नहीं, पहले तो ये डिस्पर्जन था, अब ये इंड्यूस हो गया, तो इसको कहते हैं आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। पहले डाइपोल नहीं था बट इंड्यूस हो गया इसमें, ठीक है, इसे इसलिए इसको बोलते हैं आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। ओके, नंबर 9 कैटेगरी H2S मॉलिक्यूल, H2S मॉलिक्यूल में बताओ, 2 H2S मॉलिक्यूल है। यस नितेश, भैया डाइपोल डाइपोल। बिल्कुल, इसमें हो गया आपका डाइपोल डाइपोल, ये इंटरेक्शन हो गया। तो बड़ा सिंपल है यार, बहुत जल्दी से आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी और कॉन्सेप्ट जो है वो भी क्लियर हो जाएगा। आपको एक एक करके जो है वो समझना पड़ेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो हमने पढ़ा था वो कौन सा था, डाइपोल डाइपोल। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ 5, और फिर हम चलते हैं आगे की तरफ। एग्जाम्पल HCl, ये भी डाइपोल है, ये भी डाइपोल है। H2S, H2L, ये भी डाइपोल है, ये भी डाइपोल है।
डायपोल डायपोल का स्पेशल केस को क्या कहते हैं, बोलो निखिल बताना। डायपोल के स्पेशल केस को क्या हाइड्रोजन कहते हैं? बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे HF HF, इसको आप डायपोल डायपोल भी बोल सकते हो, बट दिस इज अ स्पेशल केस, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दूसरी कैटेगरी जो हमने पढ़ी थी वो थी डिस्पर्जन। डिस्पर्जन का नाम होता है लंदन फोर्स, इसी को कहते हैं इंस्टेंटेनियस डायपोल एंड इंड्यूस्ड डायपोल। होता क्या है ये एग्जांपल जैसे H2 O2 N2 Cl2 बाइमोलिक्यूलर, जिसमें कोई पोल होते ही नहीं। अच्छा, जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन, रेडॉन, नोबल गैस। जैसे कॉलेज स्टूडेंट गेट सम प्रॉब्लम, जैसे अगर इससे भी बिल्कुल हाई फाई कैटेगरी में जाना चाह रहे हो तो यार CCl4, SiH4, और तो और हद पे भी हद कर रहे हो NH3 बोल रहा हूं मैं। BF3 भी डिस्पर्जन फोर्स शो करता है, क्यों? क्योंकि BF3 भी नॉन पोलर होता है। कई बच्चे तो ये कहेंगे सर ये कैसे हो सकता है नॉन पोलर, तो देखो क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, इसकी डायपोल मोमेंट यहाँ, इसकी डायपोल मोमेंट यहाँ, इसकी डायपोल मोमेंट यहाँ। रिजल्टेंट ऑफ एनी टू is equal and opposite to the third, cancel out each other, give net dipole moment 0 divide। हालांकि आपके सिलेबस में सिर्फ 1 2 3 है, ये सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आती है सारी की सारी, ये भी पता है तो भाई बहुत अच्छी बात है। तो डिस्पर्जन फोर्स ये था। तीसरी कैटेगरी जो थी हमारी वो क्या थी? डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। इंड्यूस्ड डाइपोल ये कौन सी थी? पहली और दूसरी को मिला दो, बन गई तीसरी। डाइपोल HCl, इंड्यूस्ड डाइपोल हीलियम। इसमें तो है नहीं ना डाइपोल, ये तो इंड्यूस होगा, पैदा होगा, इसलिए इसको बोलते हैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। यानी अगर कभी भी डाइपोल डाइपोल टकरा जाए किससे? डिस्पर्जन से, तो जो बनता है उसका नाम आता है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। अच्छा, अगली कैटेगरी कौन सी थी? नंबर 4, ये थी आयन डाइपोल इंटरेक्शन। आयन डाइपोल इंटरेक्शन ये कैसी होती है? आयन NaCl, डाइपोल HCl, ये आ जाए कभी तो आयन डाइपोल हो गया, आयन डाइपोल। अच्छा, लास्ट है आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। इंड्यूस्ड डाइपोल, इसमें आयन NaCl, इंड्यूस्ड डाइपोल हीलियम, हीलियम एटम हो गया, क्योंकि इसमें अभी तो डाइपोल नहीं है ना, लेकिन जैसे ही NaCl इसके पास आएगा तो इसमें इंड्यूस हो जाएगा डाइपोल, इसीलिए बोलते हैं आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। तो ये 5 कैटेगरी थी, मैंने रिपीट करवा दी एक बार और उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये 500 की 500 कैटेगरी खत्म होती है। अब हम नए टॉपिक की तरफ चलेंगे चैप्टर में। यस नितेश बोलिए। भैया मुझे एक बात पूछनी थी कि डिस्पर्जन फोर्स तो टेम्परेरी होगी ना? कौन सी? डिस्पर्जन फोर्स तो डिस्पर्जन फोर्स क्या होती है? टेम्परेरी ही रहेगी ना किसी मॉलिक्यूल में? हाँ, वो इतनी वीक होती है कि उसको टेम्परेरी मानेंगे हम, ठीक है ना। मतलब ओके आप भैया। अंदाजा लगाओ उसको तोड़ने के लिए डिस्पर्जन फोर्स इसलिए इतना वीकेस्ट होता है, उसको तोड़ने के लिए सिर्फ 8 किलो जूल पर मोल की एनर्जी लगती है, जब भी टूट भैया जाता है वो, सबसे वीक है। इलेक्ट्रॉन्स के कंटिन्यूअस मूविंग से भी इफेक्ट पड़ सकता है ना? हाँ बिल्कुल। अच्छा, अब सुनो जरा ध्यान से इससे आगे। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है बॉयल्स लॉ। गैस लॉज में से पहला लॉ आने वाला है आपके सामने, उसका नाम है बॉयल्स लॉ। ठीक है, तो बॉयल्स साइंटिस्ट का नाम है, पता ही है। इसके नाम पे जो लॉ है उसको बोलते हैं बॉयल्स लॉ। अगला चार्ल्स लॉ आएगा, लेकिन पहले हम जो कर रहे हैं बॉयल्स लॉ है। शुरू से एंड तक स्टोरी को ध्यान से सुनना, मुझे सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट चाहिए एक्सप्लेन करने के लिए इसको। इस बॉयल्स ने ये बताया था
कि जो प्रेशर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम, यानी आप प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, बॉयल्स लॉ। और एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात कहा था, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर आप कांस्टेंट रख रहे हो, बढ़ा या कम नहीं कर, ना तो इंक्रीज कर रहे हो ना डिक्रीज कर रहे हो। अब ये प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम कम हो जाता है क्या? इमेजिन जब एक गैस से भरा हुआ गुब्बारे को आप दबाते हो तो उसका जो वॉल्यूम है वो कुछ क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि गैसेज आर कंप्रेसिबल। और देखो, ये एक पिस्टन है, फ्रिक्शन लेस पिस्टन, और इस पिस्टन में क्या है, ये पिस्टन है यहां से यहां तक, यहां पर गैस है, ठीक है। आपने प्रेशर अप्लाई किया ऊपर से, तो ये इतना पिस्टन सरक गया आगे, ठीक है, और गैस और थोड़ी क्लोज आ गई, पास आ गई, पास, बिकॉज देयर इज स्पेस बिटवीन द गैस। गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल। लिक्विड और सॉलिड कंप्रेसिबल नहीं होते, गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल बिकॉज देयर इज एम्प्टी स्पेस बिटवीन देम। इनके बीच में खाली जगह बहुत है, तो ये कंप्रेस हो सकती है, ठीक है। ये बात किसने बताई थी? बॉयल, कि प्रेशर अप्लाई करोगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। अब आप कहोगे कि सर ये इतनी नकली बात बताई थी बॉयल ने, ये तो यार नॉर्मल सभी को पता होगा कि प्रेशर अप्लाई करोगे तो गैस का वॉल्यूम कम हो जाता है। लेकिन अब जब इसकी बात सुनोगे तो तुम्हें हैरानी होगी कि यार इसने तो कमाल ही कर दिया। और क्या क्या बता दिया बॉयल ने? इसने ये भी बोल दिया कि जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो यहाँ आपका कांस्टेंट आएगा के। क्योंकि ये फर्स्ट लॉ है तो इसलिए हम इसको K1 भी बोल सकते हैं। K रिप्रेजेंट फॉर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, ठीक है। अब V को ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, PV इज इक्वल टू K1, यानी P और V का मल्टीप्लीकेशन हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट, हमेशा, कभी चेंज नहीं होगा। यानी P1 V1 जो भी है वो इक्वल होगा P2 V2 के। पहला फॉर्मूला डिजाइन हो गया है, और जब भी फॉर्मूला आएगा तो मैं उसको ग्रीन कलर से डब्बे में बंद कर दूंगा ताकि आपको पता लगे ये देखते के साथ कि ये फॉर्मूला है, ठीक है। याद रखना इसको, पहला फॉर्मूला। अच्छा, P1 V1 हमेशा इक्वल होगा P2 V2 के, और PV का मल्टीप्लीकेशन हमेशा कांस्टेंट होगा। यार ये इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो मैं बता दूं इसको एक बार एक्सप्लेन करके कि कितनी बड़ी बात उस बॉयल्स ने बताई थी। देखो, मान लो ये पिस्टन है और ये शुरू का वॉल्यूम है इसका, समझना उसका दिमाग कितना तेजी से काम कर रहा था। ये यहां से यहां तक का वॉल्यूम है, ठीक है, और मान लो ये वॉल्यूम जो है वो है 4, प्रेशर कितना अप्लाई किया उसने, 2, वॉल्यूम कितना है 4, प्रेशर कितना है 2, मल्टीप्लाई करना एक बार, 4 2 प्रेशर है, 1 मिनट, 12, हाँ वॉल्यूम 6 मान लेते हैं, ठीक है भाई। तो मल्टीप्लाई करना एक बार, P1 V1 को मल्टीप्लाई करते हैं, 6 इंटू में 2, आंसर कितना है आपका 12। अब देखना है क्या कहा था इसने, प्रेशर को और बढ़ाओ, प्रेशर को बढ़ाया, 3 कर दिया प्रेशर, 3 ATM, तो वॉल्यूम जो है वो कम हो गया, यहाँ से यहाँ तक का वॉल्यूम था 6। अब वॉल्यूम जो नया वॉल्यूम आया है मैं उसको दूसरे कलर से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, समझ में आए। पहला तो व्हाइट कलर है। अब नया वॉल्यूम जो आया है वो आया है आपका कितना, 4। पहले वॉल्यूम कितना था, 6, यहाँ से यहाँ तक, जो यहाँ से यहाँ तक का वॉल्यूम पहले था वो कितना था, 6 था, और जब 2 ATM का प्रेशर था, ठीक है। अब प्रेशर और बढ़ाया, 3 कर दिया, तो वॉल्यूम सरक के कितना हो गया, वॉल्यूम तो कम होगा ही होगा, वो हो गया 3 प्रेशर करने पर वॉल्यूम हो गया 4। क्या अब इसका मल्टीप्लाई अलग आ रहा है क्या?
प्रेशर 3, वॉल्यूम 4, अभी भी कितना आ रहा है 12। इसी तरह से आप और प्रेशर बढ़ाओ, जैसे मान लो एक डायग्राम और बना देता हूँ इसी के लिए मैं यहाँ साइड में। अगर आपने मान लो प्रेशर और बढ़ा दिया, इतना प्रेशर कर दिया कि नया एक और प्रेशर आ गया, कितना 6, तो वॉल्यूम घट के कितना रह जाएगा आपका, यहाँ से यहाँ तक का 1। फिर से मल्टीप्लाई करो, 1 2, फिर से मल्टीप्लाई करो, 6 इंटू में वॉल्यूम अब रह गया 2, 6 प्रेशर है P और V, तो फिर से आंसर क्या आ गया आपका 12। यहाँ आपका 2 कर लो, यहाँ आपका 6 कर लो, सारी कहानी अच्छी हो जाएगी। यानी आप प्रेशर को कितना भी बढ़ा लो, 2, 2.5, 2.5, 3.2 समथिंग, आपका मल्टीप्लाई जो होगा वो हमेशा कितना आएगा, नियरली 12। ये बात बताई थी बॉयल्स ने। अब सोचो कितना दिमाग होगा इसके पास, इसने कैसे एक्सपेरिमेंट किए थे और कैसे इसने बताया था PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट। P और V का मल्टीप्लाई हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अब किसी को कोई प्रॉब्लम रेज करनी हो तो अपना हाथ खड़ा कर सकता है बॉयल्स के इस कॉन्सेप्ट को लेके, प्रेशर और वॉल्यूम कॉन्सेप्ट को लेके। डायग्राम जो है आपको नीट एंड क्लीन डायग्राम वो आपके नोट्स में दे रखे हैं, उसको आप यूज कर सकते हो। निखिल बताइए क्या प्रॉब्लम है। भैया ये जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू सबके लिए डिफरेंट हो गया, फिर इसने कोई वैल्यू भी दी थी कांस्टेंट की अप्रोक्सीमेट? नहीं यार, ये तो एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंट में उसने कहा था कि हमेशा जो मल्टीप्लाई है वो कांस्टेंट ही आएगा, चाहे वैल्यू कोई भी ले लो, आप कोई भी वैल्यू ले लो। जैसे अगर मैं मैथमेटिकली इसको एक बार और एक एग्जांपल से दिखाऊं तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताया था इसने। देखो सिंपल सी बात है, यहाँ गैस है, ठीक है, और इसके ऊपर नॉर्मल प्रेशर कितना लगा हुआ है, मान लेते इसके ऊपर 2 प्रेशर लगा हुआ है और वॉल्यूम कितना है इसका 4 है। अब वो कह रहा है कि अगर तुम प्रेशर को बढ़ाओगे, ये देखो प्रेशर आपने कितना कर दिया, 4 कर दिया, बढ़ा दिया प्रेशर इंक्रीज, तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा। पहले कितना था वॉल्यूम 4, अब वॉल्यूम कितना हो जाएगा 2। तो वो यही बोलने की कोशिश कर रहा है बॉयल्स लॉ कि यहां तो था P1 V1, बताओ आंसर कितना है, रेज योर हैंड। P1 V1 का ये प्रेशर है ऊपर, ये वॉल्यूम है, आंसर क्या है इसका? अपूर्वा बताओ। 8। और अब बताना जब प्रेशर बढ़ा दिया, और अब बताना क्या है P2 V2? 8। अभी भी 8 है, और वो कह रहा है आप चाहे कुछ भी कर लो, आंसर P2 V2, P और V का मल्टीप्लीकेशन बराबर ही आएगा। और तो अगर आप इसका प्रेशर 8 कर देते, इसका प्रेशर 8 कर देते, तो वॉल्यूम कितना हो जाता है इसका? रेज योर हैंड। यस निखिल बताओ। भैया 1। अभी भी मल्टीप्लाई करके देखो P3 V3 को, अभी भी आंसर कितना आ रहा है? 8 into 1 इज इक्वल टू 8। यानी उसने कह दिया कि भाई तुम चाहे कितनी बार कैसा भी कर लो, P को V से मल्टीप्लाई करोगे, आंसर कांस्टेंट आएगा। यही तो बात बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं। ऐसे तो मैं रटवा दूंगा यार, याद कर लो PV इक्वल टू K, ऐसे तो मैं रटवा दूंगा। रट्टा मार लो, तुम्हारे स्कूल में देखना क्या करेंगे, कहेंगे रट्टा मार लो PV इक्वल टू K कांस्टेंट। कैसे प्रूव इट, आपके सामने प्रूव है ऐसे। यस कोई क्वेश्चन अपूर्वा? सर तो उसने सर कोई के का कांस्टेंट नहीं निकाल के गया सर, के का कोई कांस्टेंट? क्यों? एक्सपेरिमेंट अब अलग अलग गैसेस पे अलग अलग वॉल्यूम लोगे तो वो बेचारा कांस्टेंट क्या निकाले? डिफरेंट गैस, कोई पर्टिकुलर
हाँ, अच्छा, पर्टिकुलर okay, कांस्टेंट नहीं था। डिफरेंट गैस, डिफरेंट वॉल्यूम, डिफरेंट प्रेशर, मल्टीप्लीकेशन कांस्टेंट, ठीक है ना। मल्टीप्लीकेशन दोनों का जो आएगा वो कांस्टेंट आएगा ऑलवेज। यानी P1 V1 P2 V2 एक पर्टिकुलर गैस ले लो लिमिटेड, ठीक है ना। अब उसको एक्सपेरिमेंट करो, प्रेशर बढ़ाओ, तो जितना वॉल्यूम कम हो रहा है उसका जो मल्टीप्लीकेशन आएगा वो कांस्टेंट है, हर बार कांस्टेंट है। और एक बात और भी उसने खास बोली, टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है आपको। ये नहीं कि ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हो आप 25 डिग्री पे और ये वाला एक्सपेरिमेंट कर रहे हो आप 40 डिग्री पे, यार फिर कौन सी वैल्यू इक्वल आ जाएगी उसकी। 40 डिग्री पे गैस एक्सपेंड करेंगी, बिकॉज टेम्परेचर बढ़ने पर गैस एक्सपेंड करती हैं, तो थोड़ी ना बराबर आ जाएगी। उसने पहले ही बोल दिया योर ऑल द एक्सपेरिमेंट विल टेक प्लेस एट 25 25 25, यानी टेम्परेचर इज कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। पहला पॉइंट जो बॉयल्स का बहुत खास है उसे बोलते हैं डेफिनेशन। दूसरा पॉइंट बहुत खास है उसे बोलते हैं फॉर्मूला। तो डेफिनेशन क्या है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। कुछ खास नहीं है, जैसे एट कांस्टेंट टेम्परेचर कॉमा द प्रेशर ऑफ ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, ठीक है ना, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। एक्सप्लेनेशन नोट्स में सब है आपका, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन जो रेज होता है, ड्रॉ द ग्राफ। ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन P एंड V। P और V के बीच में ग्राफ बनाओ एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो ये देखो एक बार, ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है। जब प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम क्या होगा? कम हो जाएगा। तो अगर आप यहां से स्टार्ट करते हो तो देखो प्रेशर बढ़ा रहे हो तो देखो क्या हो रहा है, देखो प्रेशर लगातार बढ़ रहा है और वॉल्यूम लगातार, ध्यान से देखो क्या होता जा रहा है, वॉल्यूम कम होता जा रहा है और प्रेशर इंक्रीज होता जा रहा है। जो ग्राफ आएगा वो इस तरह से ग्राफ आएगा, ठीक है। तो ये प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ है। अब इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, एक ये ग्राफ, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट। उम्मीद है सभी को ये ग्राफ समझ में आ गया होगा। यू कैन सी एट ए पर्टिकुलर, यहाँ पर देखो ये प्रेशर हम बढ़ा रहे हैं, आप देख रहे हो प्रेशर को, यहाँ पे प्रेशर इतना है, जैसे ही बढ़ा दिए यहाँ पे तो प्रेशर इतना है और वॉल्यूम देखो कितना कम हो गया। पहले वॉल्यूम यहाँ था, ठीक है ना, और अब वॉल्यूम यहाँ हो गया, तो वॉल्यूम कम होता जा रहा है, प्रेशर बढ़ता जा रहा है, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, इतना कुछ खास था नहीं है ग्राफ। अगला ग्राफ इससे भी ज्यादा खास है। ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड 1/V। सोचने वाली बात है, प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम तो कम होगा, लेकिन ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी? अगर वॉल्यूम कम है तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। यानी इस केस के लिए अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं तो यहाँ प्रेशर है और यहाँ 1/V अगर मैं रखूं तो प्रेशर अगर मान लो आप क्या कर रहे हो, कम कर रहे हो, तो वॉल्यूम क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। तो बताओ 1/V क्या होगा? 1 तो कांस्टेंट है, 1 तो 1 ही है। प्रेशर आप इंक्रीज करोगे वॉल्यूम कम होगा, कम से डिवाइड करोगे 1 को तो आंसर ज्यादा आएगा, यानी आपका ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन ग्राफ ऐसा। इसके बढ़ने से आपका 1/V भी बढ़ रहा है, ठीक है ना। प्रेशर बढ़ाओगे वॉल्यूम तो कम होगा, लेकिन 1/V तो बढ़ेगा, तो ये इंक्रीज हो रहा है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ, ठीक है। मैथमेटिक्स और कुछ नहीं है, ठीक है। मान लो एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रेशर कितना है, मान लो 2 है, तो वॉल्यूम कितना हो गया? 4 हो गया। चलो प्रेशर को बढ़ाते हैं, प्रेशर हो गया आपका कितना? 3 हो गया, तो वॉल्यूम तो कम होगा, ठीक है ना, वॉल्यूम भी आपका
3 हो गया। अब देखो एक बार, तो यहाँ 1/v करके देखो और यहाँ 1/3 करके देखो, 1/4 करके देखो, 1/3 करके देखो, तो पता लग ही जाएगा यार आपको। 1/4 होता है 0.25, 1/3 होता है 0.33। इसका मतलब प्रेशर के बढ़ाने पर 1/v की वैल्यू भी बढ़ गई। जैसे 0.25, जैसे 0.33, तो प्रेशर के बढ़ाने पर 1/v की वैल्यू भी बढ़ गई। स्ट्रेट लाइन ग्राफ जो इसी को रिप्रेजेंट करता है, प्रेशर बढ़ाओगे ये भी बढ़ेगा, सिंपल। ओके, तो अब देखना इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं, जैसे बताओ रजिस्टर के टॉप पे भी हम लिख सकते हैं, आइसोथर्म किसे कहते हैं? रेज योर हैंड। आइसोथर्म किसे कहते हैं? निखिल, आपको कुछ पूछना है इसके लिए, अभी तक के लिए? जी भैया, भैया जो आपने ऊपर एग्जांपल लिया था अभी, उसमें के की वैल्यू कांस्टेंट नहीं है। हम्म। भी जो आपने वहां पे बताया था कि अगर पी इंक्रीज करोगे तो 1/v भी इंक्रीज होगा। हाँ, तो क्या हुआ, मैथमेटिक्स है, होगा बिल्कुल। ये देखो, ये हो रहा यहाँ है। पे p इंटू वी की वैल्यू कांस्टेंट नहीं है। टू भी, मैं एक जनरल एग्जांपल भाई, अब मैं इतने बारीक एग्जांपल कहाँ से दूं? 2 और 6 कर लो, कोई नहीं। यहाँ तो मैं 1/v को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये 3 करोगे तो ये 4 कर लो। लो, अब तो आंसर इक्वल आ गया ना, पीवी। ओके, अब देखना एक बार ध्यान से, इसको 1/6 कर लो। अब बताओ वैल्यू कितनी आएगी? 0.1 समथिंग आएगी। अब इसको 1/4 कर लो, 0.25 समथिंग आएगी। यानी कहने का मतलब है, प्रेशर को देखो मैंने बढ़ाया, तो 1/v क्या हो गया? 1/v देखो क्या हो जी गया, 0.1 से 0.25 हो गया, खत्म। अब आया समझ में? जी भैया। बिल्कुल आसान है, ये तो बस जनरल एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। अब क्योंकि हम उससे आगे बढ़ गए ना, तो ग्राफ कैटेगरी में भी आ गए हम। तो आइसोथर्म के बारे में कोई बता सकता है? अपूर्वा बताइए। सर एक ग्राफिकल लाइन सर, जो सारे पॉइंट्स को कनेक्ट करता है पर्टिकुलर एक सेम टेम्परेचर पे। हम्म। पर्टिकुलर सेम टेम्परेचर पे हो रहा है, यहाँ पर कुछ भी ऊपर नीचे नहीं। गोपाल पूछिए। रिया पूछिए। ओके, आइसोथर्म उसे बोलते हैं जब टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, द कंडीशन इज कॉल्ड आइसोथर्म। नेक्स्ट, आइसोबार इसे क्या बोलते हैं? जब प्रेशर रिमेन कांस्टेंट, आइसोबार। इसे रजिस्टर के टॉप पे हाईलाइट कर लेना। आइसो कोर किसे बोलते हैं? जब वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट, आइसोकोर। वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट, इसे बोलते हैं आइसोकोर। तो आइसोथर्म, आइसोबार, आइसोकोर, ये तो भाई जरूर याद कर लेना, ठीक है ना? और कल की क्लास अगर आपको अच्छी तरह समझनी है, एक तो ये बात कि आपकी जो कल की क्लास होगी वो 12 से 1 होगी, 12 से 1 PM, ठीक है ना? AM तो खैर हो ही नहीं सकती। 12 से 1 दिन में होगी। अगर कोई किसी की पर्टिकुलर प्रॉब्लम है क्लास को लेके, वैसे तो कल स्कूल की छुट्टी है, कई स्कूलों की तो वैसे ही है। अगर किसी की नहीं है या कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम है तो वो रिकॉर्डिंग क्लास देख लेना। अच्छा, अब कल की क्लास के लिए सेटअप तैयार करते हैं। अच्छी तरह से इसको भी याद करना है। 1 ATM किसके इक्वल होता है? 760 तो mmHg, या फिर 1 ATM आप बोल सकते हो 760 टॉर के इक्वल होता है। और भी सुनो, 1 ATM और किसके इक्वल होता है? ये होता है आपका 1.01325 पास्कल, या पहले तो हम इसको बार वाले करते हैं, बार इसके इक्वल होता है। और 1 बार
इक्वल होता है किसके, डिवाइड कर देंगे तो 0.987 ATM। देखते हैं किसकी साइंटिफिक नॉलेज कमाल की है। इन दोनों को ध्यान से देखो भाई, 1 ATM इज इक्वल टू 1.01325 बार, 1 बार इज इक्वल टू 0.987 ATM। बताओ 1 ATM वर्सेस 1 बार, कौन सी वैल्यू बिगर है? लगाओ दिमाग। दोनों के जो रिप्रेजेंटेशन आपके सामने है, 1 ATM या 1 बार, विच वैल्यू इज बिगर? एक आंसर आ गया, वेरी गुड। 2 आगे, 3 आगे। मैथमेटिकल दिमाग जिसका होगा वो उसको अच्छी तरह बता पाएगा। यस मिस्टर अर्नव गुप्ता, विच इज बिगर? 1 ATM। सानिध्या, विच इज बिगर? सर 1 ATM। अपूर्वा, विच इज बिगर? 7 ATM। वेरी गुड, 1 ATM इज बिगर। कोई इसमें कंफ्यूज हो गया तो मैं बताता हूँ। देखो 1 ATM 1 बार को क्या बोलता है कि मैं अकेला तुम दोनों के सम के इक्वल हूं। अब समझ जाओ इस इतनी सी बात से। वो कहता है कि मैं अकेला तुम दोनों के सम के बराबर हूं। तो यहां से साफ पता लग रहा है 1 ATM इज बिगर देन बार। ठीक है, अच्छा और आगे चलते हैं। 1 ATM is equal to 1.01325 into 10 raised to power 5 पास्कल। इसे हम रफली क्या बोल देते हैं, जो बड़ा पॉपुलर है, कि 1 ATM is equal to 10 की पावर 5 पास्कल। क्यों? क्योंकि यार ये 1.01325 1 राउंड ऑफ करोगे 1 ही आ जाएगा, तो इसे हम बोल देते हैं इतना पास्कल। अब क्योंकि 1 ATM नियरली इसी के बराबर होती है 1 बार के, एज यू कैन सी, तो 1 बार को भी हम नियरली बोल देते हैं 10 की पावर 5 पास्कल। कोई ज्यादा इसमें आर्ग्यूमेंट नहीं है, वैसे एक्यूरेट वैल्यू आपके सामने है। अच्छा 1 ATM लास्ट है ये, 1 ATM इज इक्वल टू 14.96 PSI। PSI भी प्रेशर की यूनिट है। क्या किसी ने अपनी लाइफ में कभी भी PSI को कहीं देखा या सुना है? रेज योर हैंड। जनरल लाइफ में क्या बात है, इतने लोगों ने सुना है। अर्नव बताइए। सर पेट्रोल पंप्स पे टायर के उसमें होता है शायद। क्या बात है अर्नव गुप्ता, नाइस नाइस, आपकी ऑब्जर्वेशन पावर बहुत बढ़िया है। इस एज में भी आप इस पे ध्यान दे रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। PSI पेट्रोल पंप पे जो टायर में हवा डलवाते हैं ना, वो PSI में होती है। आगे वाले टायर में जो हवा होती है आपके बाइक में, वो जनरली 22 के आसपास होती है, और पीछे वाले टायर में 30 के आसपास होती है। यानी आगे वाले टायर में हवा जो है वो कम होनी चाहिए, ठीक है ना। 22 PSI, 30 PSI, इस तरीके से। सेम प्रोसेस गाड़ियों में रिपीट होता है, उसमें थोड़ा लेवल ज्यादा होता है। तो आपको एक्यूरेट पता होना चाहिए, क्योंकि मोस्टली पेट्रोल पंप पे जो हवा भरते हैं वो पढ़े लिखे नहीं होते, उन्हें कुछ मतलब नहीं होता आपकी कौन सी गाड़ी है, आपकी कैसी गाड़ी है। दिल्ली के अंदर आप जाओ एक बार तो आपको पता लग जाएगा, सेंट्रल दिल्ली, साउथ दिल्ली, वहां पे लोग अपने PSI को देखकर ही गाड़ी में हवा डलवाते हैं। इनको कुछ पता नहीं होता। इनके हिसाब से स्प्लेंडर प्लस आ जाए उसमें भी वही हवा डाल दो, क्योंकि वो बाइक की कैटेगरी में आ गई। रॉयल एनफील्ड की बुलेट आ जाए उसमें वही हवा डाल दो, वही बाइक की कैटेगरी में आएगी। बट ये सभी अलग अलग होती है, और अच्छे पेट्रोल पंप पे आपको पता लग जाएगा। आप अपने पेरेंट्स को बता सकते हो कि यहाँ ये गलती कर रहा है। ओके, तो ये तो ऑब्जर्वेशन थी, सारी की सारी आपको जरूर याद रखनी है, ताकि हम अगली क्लास में बिंदास क्वेश्चन कर सकें। जल्दी जल्दी से मैं ये 4 कैटेगरी बता देता हूँ। टेम्परेचर के बारे में सभी को पता ही है कि अगर मान लो ये डिग्री सेल्सियस में है, 27 डिग्री सेल्सियस में है, तो इसको केल्विन में कैसे बदलेंगे? तो टेम्परेचर इज इक्वल टू क्या कर देंगे भाई, क्या ऐड कर देंगे 27 में? निखिल बताइए। 273.15। वेरी गुड, 273.15 होता है, लेकिन हम
नॉर्मल इतना बोल देंगे तो चलता है, 300 केल्विन। सर 15 होता है, 16 होता है। 15 ब्रॉडली यूज करते हैं, 12th में भी 15 ही यूज करते हैं, ठीक है ना। 15 नियरली सेम ही है। ओके, दूसरी बात जो आपको पता होनी ही चाहिए डेंसिटी के बारे में। डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। इसकी ऐसा यूनिट आमतौर पर हम बोल देते हैं ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब इसके अंदर भी कई समस्याएं आती हैं, जैसे वाटर वाले केस में कभी भी आपको क्वेश्चन में डेंसिटी देंगे ही नहीं। वो क्यों नहीं देंगे? क्योंकि डेंसिटी ऑफ वाटर, जिसको नहीं याद है वो लिख लो अच्छी तरह से, समझ लो, 1 होती है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यानी अगर आप 1 सेंटीमीटर क्यूब पानी ले लेते हो और उसका वजन करोगे तो वो कितना निकलेगा? 1 ग्राम। कभी आप सोचो कि 1 ग्राम डेंसिटी हर किसी की होती है, 1 ग्राम पर सेंटी हर लिक्विड की होती है? नहीं, ये पानी की होती है, ठीक है ना। है ये पता होनी ही चाहिए जो मैं अब बता रहा हूँ। एक तो ये 1 मीटर की क्यूब 1000 लीटर के बराबर होती है। 1 मीटर कितना होता है? अभी मैं कैमरे में तो बता नहीं पाऊंगा। 1 मीटर आपका इतना बड़ा मान के चलना, 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर है। इमेजिन करो 1 मीटर का आपका लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, एक बड़ा सा टब बन गया 1 मीटर क्यूब का, ठीक है ना। ऐसा क्यूब बन चुका है 1 मीटर क्यूब का। और अगर आप इसमें पानी डालोगे, अगर इसकी एक साइड 1 मीटर है तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? एल क्यूब, 1 क्यूब। आंसर इज 1 मीटर क्यूब। तो 1 मीटर क्यूब में अगर पानी डालने लगे ना तो ये टैंक को भरने के लिए आपकी 1000 बिस्लरी की बोतल खाली हो जाएंगी 1 लीटर की। तो इसका मतलब है 1 मीटर क्यूब होता है 1000 लीटर के। इसी हिसाब से 1000 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर होता है? तो आंसर आता है 1 लीटर। अब आप कहोगे 1000 सेंटीमीटर क्यूब क्या है? तो अगर किसी क्यूब का वॉल्यूम 1000 सेंटीमीटर क्यूब है तो बताओ उसकी एज क्या होगी? वॉल्यूम अगर क्यूब का 1000 सेंटीमीटर क्यूब है तो एज क्या होगी? अर्नव बताइए। 10 सेंटीमीटर, क्योंकि एज ए क्यूब इक्वल टू 1000, तो ए क्या होगी? 10 ही तो होगी यार, 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ 10 सेंटीमीटर कितना होता है? ये इसको पेन को देख लो, ये यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है। ऐसा छोटा सा क्यूब बना लो, ऐसा क्यूब बन गया छोटा सा। इस क्यूब में पानी डालोगे तो कितना पानी आ सकता है? 1 लीटर बिस्लरी की बोतल आ जाएगी। और एक और चीज जो बड़ा बार बार रिपीट होता है वो ये है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब जनरली इक्वल टू 1 ml। एक ये बहुत खास बात है, 1 सेंटीमीटर क्यूब ही। अब 1 सेंटीमीटर कितना होता है? 1 सेंटीमीटर इतना होता है। दिस इज 1 सेंटीमीटर, छोटा सा 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर की लेंथ, ब्रेथ, हाइट, छोटा सा क्यूब बना लो, उसमें पानी डालोगे तो कितना लीटर पानी आएगा? 1 ml पानी आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि वाटर का जो डेंसिटी है वो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब कह लो या फिर 1 ग्राम पर ml कह लो, बराबर है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 ml। तो ये आपको चीजें पता है, तो हम न्यूमेरिकल करने के अब बिल्कुल परफेक्ट हो चुके हैं। तो अगली क्लास में न्यूमेरिकल सेक्शन स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच। किसी का कोई डाउट हो व्हाट्सएप पे शेयर करो ताकि हम डाउट क्लास में उसको डिस्कस कर पाए। थैंक यू भैया। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।